तो आज बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है एक्चुअली पॉडकास्ट बहुत बातें करने वाले हैं मल्टी बैगर के बारे में कैसे मैं बताता हूँ ऐसे स्टॉक्स एंड आप कैसे ढूंढ सकते हो। अपने जो तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके कोई 5 से 10 स्टॉक अगर तुम शेयर करना ठीक चाहो। है। डिस्क्लोजर। ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मैं आपको मतलब ब्राइट कॉम से जो 11 लाख रुपए बने था वो मैंने सारा डाला था में। आप इंस्टा पे ऑलमोस्ट डेली एक मल्टी बैगर स्टॉक बताते हैं, तो आप ये बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स जो हैं आप कैसे निकालते हैं? सिंपल है, तो अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने हैं सिंपल है, वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट पे जाओ। सबसे पहला आप थोड़ा सा ये बताओ YouTube से कैसे पैसे आते हैं, मोनेटाइज का क्या मतलब होता है, क्योंकि जो ऑडियंस है ठीक है हम उन्हें ये गाइड करना चाहते हैं कि पैसे कैसे कमाते हैं। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पे आपको पैसा। तो 11th में मैंने ट्रेडिंग के बारे में पता चला और जब पता चला ट्रेडिंग के बारे में तो मुझे लगा कि यही है पैसा कमाने का सही तरीका। अभी तक जो लोग कर रहे हैं यही है राइट चॉइस यही बेबी। है। डीप टॉक्स यानी गहराई की बातें, बातें गहराई की, बातें पैसे की, क्योंकि हम समझते हैं पैसे की अहमियत को। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं। वो ख़ास इसलिए हैं कि एक तो वो नवाबों की नगरी लखनऊ से आए हैं, दूसरा वो लोगों को रोडपति से करोड़पति बनाते हैं। उनके सारे स्टॉक मल्टी बैगर होते हैं। वो 100 रुपये का स्टॉक 2000 ले जाते हैं। और ऐसा 1 2 10 20 50 नहीं, कम से कम नहीं तो हज़ारों स्टॉक वो बता चुके हैं जो कि मल्टी बैगर सिद्ध हुए हैं और आगे भी वो बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आज स्वागत करते हैं, या मैं कहूँ बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार, आ रहे हैं रोचित जी लखनऊ से। थैंक यू सो मच दीपक वेलकम सर। रोचित। वेलकम रोजी। थैंक यू सो मच पूजा मैम। तो आज बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है एक्चुअली पॉडकास्ट एंड बहुत कुछ बातें करने वाले हैं मल्टी बैगर के बारे में कैसे मैं बताता हूँ ऐसे स्टॉक्स एंड आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो यस दीपक सर। तो आज रोचित भाई से समझेंगे इनकी जर्नी, ये कैसे स्टॉक निकालते हैं ये समझाएंगे हमें इस पॉडकास्ट में। और ये बताएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी शुरुआत काफ़ी, मैं कहूँगा बहुत कम पैसे से करी, लेकिन आज जो इन्होंने ऊंचाइयां हासिल की है, और ये इनसे ये भी समझेंगे ये कितना कमाते हैं, क्योंकि हमारा तो ध्येय ये है कि पैसा कमाना है। स्टॉक मार्केट से कमाओ या जैसे मर्जी कमाओ, पैसा से मतलब है। वी आर ऑल अबाउट मनी। डीप टॉक इज़ ऑल अबाउट मनी। तो रोचित भाई, शुरू करते हैं कि आप पहले तो कितने साल के हैं, आपकी जर्नी क्या है, कैसे आप इस कंटेंट क्रिएशन और स्टॉक मार्केट में आए, इससे पहले क्या करते थे, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा एक 10 मिनट 5 मिनट में ठीक है अपने पाँच बारे में दस मिनट बताएं। में थोड़ा ब्रीफ रखूंगा। हाँ, ब्रीफ तो रखिए। करेंटली आई एम 19 और स्टार्ट तो मैंने 14-15 साल की एज पे बहुत कर दिया बढ़िया, था बहुत बढ़िया। कमाना और काम करना। तो 9th क्लास की बात है, 9th में मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था। आइडिया यहाँ से आया था, उस टाइम जियो आया तो मुझे पता चला कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। पहली वीडियो का आइडिया ये आया, एस चंद की बुक चलती थी हमारे 9th में। एस चांद, यस। हाँ। तो उसका सोल्यूशन मिलता नहीं था। मुझे पता चला कि ये एक ऐप है जिसको डाउनलोड करके आप आंसर डाउनलोड कर सकते हो, आंसर देख सकते हो। मैंने वो वीडियो डाउनलोड बनाई यूट्यूब पे। कैसे करते हैं, नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और थोड़ा बोल के कि आपको जहाँ जाना है ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन। डाल दी यूट्यूब पे। एक दिन में 0 व्यूज़, एक महीने में 0 व्यूज़। बट मैंने 3-4 महीने बाद देखा, मैं तो भूल गया कि कुछ डाला है। 4-5 महीने बाद देखा कि 500 व्यूज़ पे आ गए। मैंने उस 500 व्यूज़ पे दोस्तों को पार्टी दे दी कि भाई यूट्यूबर बन के। उसके बाद कंटेंट डालना स्टार्ट करा। तो 1 साल तो लग गया चैनल मोनेटाइज कराने में। 10th में कुछ पैसे आना स्टार्ट हुए, 5,000 10,000 रुपये महीने के। 11th में मैंने एक कैटेगरी डिस्कवर। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये बताओ यूट्यूब से कैसे पैसे आते हैं, मोनेटाइज का क्या मतलब होता है, क्योंकि जो ऑडियंस है ठीक है हम उन्हें ये गाइड करना चाहते हैं कि पैसे कैसे कमाते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे आपको पैसा व्यूज़ का नहीं मिलता है, आपको लाइक का नहीं मिलता, आपको शेयर का नहीं मिलता, आपको सब्सक्राइब का नहीं मिलता। मेन बात तो ये है। लोग पूछते हैं एक सब्सक्राइबर के कितने पैसे मिलते हैं, किसी चीज़ का नहीं मिलता है। आपके वीडियो पे अगर ऐड आ रहा है तो यूट्यूब आपको आपको उसका पैसा देगा। कितना देगा? 55% आपको देगा, 45% खुद रखता है। मतलब एडवर्टाइजर पैसा पे करता है यूट्यूब को, और अगर वो ऐड आपकी वीडियो पे रन हो रहा है तो उसका 55% मतलब आपको देता जैसे है। मेरे को अगर आपकी वीडियो देखनी है तो पहले ऐड आता है, फिर बीच में ऐड आता है, फिर लास्ट तक दो एक बार आ जाता है। हाँ। तो वो सब ऐड अगर आपके वीडियो पे आ रहे हैं हम्म, तो पैसा मिलेगा। और अगर आपकी कोई वीडियो हम देखते हैं उस पर ऐड नहीं आ रहा तो इसका मतलब उस पर कोई पैसा नहीं कोई मिलेगा। पैसा नहीं मिल रहा है।
और पैसा कितना मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी वीडियो स्टॉक मार्केट की है तो आपको 1000 व्यूज़ पे 100 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपकी टेक की वीडियो है तब भी आपको 80 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपकी कॉमेडी वीडियो है तो आपको सिर्फ 30 से 40 रुपये मिलेंगे। तो जितनी अच्छी कैटेगरी है, जितना ज़्यादा हाई पेइंग कैपेसिटी वाले लोग देखते हैं, उतना ज़्यादा पैसा है। आपका तो जैसे स्टूडेंट है टारगेट, तो कितने मिलते हैं उस केस में? स्टूडेंट में एजुकेशनल कंटेंट पे ठीक ठाक मिलते हैं, बट फाइनेंस से तो डेफिनेटली कम मिलते हैं। तो 50-60 आप ये लगा तो के ये मान लो। कैटेगरी कौन डिसाइड करता है कि हमारी वीडियो किस कैटेगरी की है, या वो यूट्यूब अपने आप? वो यूट्यूब आप टैग्स लगाते हो ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरी फाइनेंस की है तो मैं लिखूंगा स्टॉक मार्केट स्टॉक, तो जो वो हैशटैग लगाते हाँ हैं। हैशटैग कैप्शन अच्छा, इससे पता चल जाता है ना। ओके। जैसे अगर आपने टाइटल में मल्टी बैगर स्टॉक्स डाल दिया इस पॉडकास्ट के, तो जितने भी इस टैग पे ऐड रन कर रहे हैं वो सारे ऐड आने लगेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने मूवीज़ का वीडियो बनाया, मैंने मूवीज़ लिखा, तो जितने नेटफ्लिक्स के हैं, शोज़ के हैं, ये सारे ऐड आएंगे। अब क्या है कि जो मल्टी बैगर स्टॉक्स है ये कीवर्ड महंगा है, इस पे ऐड चलाने के ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि जो कंटेंट देख रहे हैं मल्टी बैगर स्टॉक का उनकी जेब में पैसे ज़्यादा है। और जो मूवी वाला कंटेंट है शायद उनकी जेब में ना पैसे हों, तो वो तो उनको कम कोई भी पैसे, देख सकता है। कोई भी चलो, देख तो सकता है। यूट्यूब से आपकी अर्निंग शुरू हो गई। अर्निंग शुरू हो गई, ठीक है। और 10th तक तो कुछ नहीं हुआ, 10th में भी धीरे धीरे अर्निंग हुई, क्योंकि मैं टेक वीडियोस डालता था उस टाइम पर। टेक्निकल गुरुजी को देख के सब टेक वीडियोस डालते थे, तो मैंने भी टेक वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया। फिर 11th में मैंने कैटेगरी डिस्कवर करी जिसमें मूवीज़ बताता था, तो मैंने कैटेगरी डाली टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आप दीपक सर मानोगे नहीं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे मैं वो वीडियो डालता था, 24 घंटे में 1.5 से 2 लाख व्यूज। इतना ज़्यादा फैसिनेशन है। और इतना व्यू, आपके सब्सक्राइबर कितने थे? सब्सक्राइबर अभी उस चैनल पे 5.5 लाख है। और उस वक्त कितने थे? उस वक्त जब स्टार्ट करा था कैटेगरी तब तो 40-50 हज़ार थे। इस लेकिन ये भी पॉसिबल है कि 40-50 हजार जो आपके व्यू, मतलब वो सब्सक्राइबर हैं, उस वीडियो को भी 1.5 लाख का वो मिल जाए व्यूज। हाँ हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल। पॉसिबल है। अगर कंटेंट अच्छा है तो आपके 1000 सब्सक्राइबर पे भी 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, अगर अच्छा, कंटेंट अच्छा है। सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते। आप आज उस चैनल पे 5.5 लाख सब्सक्राइबर है, मैं वीडियो डालता हूँ 2000 व्यू आते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ गया है, बहुत कंपटीशन लोग बढ़ गया, डालने लगे हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो कैटेगरी थी वो उसके 20 चैनल और खुल गए, तो मेरे 1.5 लाख व्यू आते थे, 1 लाख हो गया, 80,000 हो गए, 70,000 हो गए, वो चैनल धीरे धीरे डेड हो गए। तो 11th-12th में मैंने अच्छा पैसा कमाया वहाँ से। मतलब आप समझो 80,000 1 लाख रुपए एवरेज इनकम हो जाती थी महीने के हिसाब से, कोविड के टाइम पे स्पेशली। उसके बाद धीरे धीरे चैनल डेड हो गया। मेरे को 11th-12th में स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया। अब स्टॉक मार्केट में मेरा पहला इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग से पहले मैं बता देता हूँ ट्रेडिंग का क्या हाल था। तो 11th में मैंने ट्रेडिंग के बारे में पता चला, और जब पता चला ट्रेडिंग के बारे में तो मुझे लगा कि यही है पैसा कमाने का सही तरीका। अभी तक जो लोग कर रहे हैं, यही लोग है राइट चॉइस बेबी। यही है जो लोग जॉब कर रहे हैं, लोग, मैं तो सोचता था जब मुझे पता चला ट्रेडिंग के बारे में, मैं सोचता था लोग काम ही क्यों कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं ना सब, इतना आसान है पैसा कमाना। क्योंकि परसेप्शन ही मार्केट में ऐसा होता है, आप जहाँ भी जाते हो आप देखते हो कि लोग पैसा बहुत आसानी से कमा रहे हैं। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, लॉस हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस से करा, लॉस हुआ। अब मुझे लग रहा है कि गलती तो मेरी ही है, क्योंकि सब तो प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं लॉस कर रहा हूँ। तो फिर से मैं मार्केट में जाता हूँ, न्यूज़ चैनल देखता हूँ, वहाँ से भी लॉस हो जाता है। जो रोज यूट्यूब पे एक नई स्ट्रेटेजी देता हूँ, वहाँ से भी लॉस हो जाता है। 7-8 हज़ार का मुझे लॉस हो गया। ओवरऑल लॉस कोई बहुत बड़ा नहीं था, 7-8 हज़ार का लॉस कोई बहुत बड़ा नहीं था, बट मैं इमोशनली इतना ज़्यादा टूट गया, मतलब मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया, इतना इमोशनली वीक हो गया कि मुझसे ही नहीं पैसे बन पा रहे हैं। इवेंचुअली मैंने सोचा कि चलो ट्रेडिंग छोड़ते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब मैंने स्विंग ट्रेडिंग करी 2021-22 में। वो तो बुल रन था, कुछ भी आप बाय कर रहे हो बढ़ रहा है। तो बट हर्षद मेहता वाली फील मुझे आई 2020-21 में, जब तक मार्केट बढ़ा। बट इन्वेस्टिंग मैंने स्टार्ट करी 2021 के एंड, 21 के अंदर करी, जैन फेब में। अब ट्रेडिंग वेडिंग करके 30-40 हज़ार का कैपिटल बचा था, तो मैंने एक शेयर ढूंढा ब्राइटकॉम ग्रुप। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे, आप समझो आज की डेट में भी उसका 1.5 का पी है, और जितने भी रेशियोज हैं सब बढ़िया। तो मैंने उस टाइम पे भी ऐसे ही हाल था, मैंने खरीदा उस शेयर को 5 रुपये पे, 30,000 रुपये डाल दिए पूरी तरीके से। 2-3 महीने तो कुछ नहीं हुआ, फिर एकदम से वो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो गया, 5 रुपये से 10 रुपये हो गया, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, वो 205 तक चला गया, 5 रुपये का स्टॉक विद इन 4-5 मंथ्स। और जिन लोगों ने मेरे साथ खरीदा था 5 रुपये में, किसी ने 20 में बेचा, किसी ने 30 में बेचा। वो होल्ड मैं, नहीं कर पाए। हाँ वो नहीं गए, होल्ड नहीं कर पाए। मैंने उसको 205 तक गया, मैंने उसको बेचा 183 पे, और आज की डेट में वो शेयर डीलिस्ट हो गया मार्केट से रिसेंटली 2-3 दिन पहले। क्योंकि जो उसके ऑपरेटर्स थे, जो उसके प्रमोटर थे, वो खुद ही शेयर को चला रहे थे, और जो फाइनेंशियल्स थे उसे मैनिपुलेट कर रहे थे, प्रॉफिट उनका फेक, और सेल्स उनकी फेक, सब कुछ जो सब सारे टेक्निकल, जो सब इंडिकेटर्स थे वो सब फेक सब थे। बनाए हुए। आप समझो एक ऐसी कंपनी जो क्वार्टर का 2-2.5 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू कर रही है,
और 200-300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है क्वार्टर में, उसके सिर्फ 55 एम्प्लॉई हैं। इंडिया में उसका सिर्फ एक ही ऑफिस है। तो और उसके कहीं भी आप चले जाओ, ट्विटर पे 2000 फॉलोवर हर जगह। तो अल्टीमेटली देखने में भी लगता था कि हाँ शायद ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये दिखा रहे हैं। और इवेंचुअली उनकी सब्सिडरी बहुत थी, तो उनको उनका रेवेन्यू ट्रैक भी नहीं कर पाता था। हर 6 महीने वो 4 कंपनी एक्वायर कर लेते थे, तो लगता था कि हाँ चलो शायद बिजनेस सही चल रहा है, रेवेन्यू उनकी सब्सिडरी से आ रहा होगा। तो बहुत झोल था उस कंपनी के अंदर, तभी सेबी ने डिलिस्ट करा दिया उसको। रोचित, जैसे आपने बताया कि आपने वो स्टॉक 5 रुपीज़ पर लिया, तो आपके फ्रेंड सर्कल में जिसने था, किसी ने 20 पे निकाला, किसी ने 25 पे, किसी ने 30 पे, तो आपने इतना कैसे होल्ड कर लिया? बिकॉज एज अ बिगिनर मैं ये मान के चल रही हूँ कि कोई भी होगा, वो अगर उसका पैसा डबल हो जाए एट योर एज, तो वो सोचेगा निकल जाना चाहिए। तो इतनी होल्डिंग कैसे करी आपने उसकी? इतनी होल्ड करने का रीज़न ये था कि मैं उस शेयर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि मेरा सारा पैसा उसके अंदर था। अब 30,000 से 1 लाख जैसे हुआ, तो मेरा तो टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो मैं उसके डिस्कशन फोरम में भी जा रहा हूँ, टेलीग्राम में भी जा रहा हूँ, कौन खरीद रहा है, कहाँ बाइंग हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं एक तरीके से रख रहा हूँ। मतलब मतलब इतनी प्रमोटर से ज़्यादा तुम्हारे हाँ, पास वही इन्फॉर्मेशन हाँ, होगी। मैं इत पूरा इन्फॉर्मेशन इतनी तो ट्रैक कर कंपनी में इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी हाँ, जितनी हाँ। आपके पास और होगी। कैसे कर लिया कि वो अपर सर्किट में ही जा रहा था। मुझे उस चीज़ की खुशी बहुत थी। मैं सुबह उठता था, मैं देखता था अपर सर्किट 40,000 रुपए ऊपर। तो वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बट इवेंचुअली मैंने उस शेयर को तो बेच टोटल कितने पैसे लगाए थे तुमने 30,000 रुपए लगाए थे। और कितने बन गए? 30,000 रुपए से 11 लाख रुपए का प्रॉफिट था। बहुत बढ़िया, वेरी क्या गुड। बात है! तो वो मेरी सबसे बड़ा कैपिटल स्टॉक मार्केट के लिए वहीं से है। 5 रुपए पे खरीदा और उसे 183 रुपीज़ पे बेचा। हाई लगाया था 205 रुपए का, और जिस दिन मैंने बेचा उस दिन के बाद वो ऊपर गया ही नहीं, सिर्फ नीचे गया। मतलब वो लास्ट अपर सर्किट था। मतलब लो पे खरीदा, हाई पे बेचा, लो वही पे बात हो गई। बेचा, लो पे खरीदा, हाई पे बेचा, डेफिनेटली 100%। तो रोचित, ये तो रही स्टॉक मार्केट की जर्नी। अदर देन दिस, व्हाट ऑल यू डू? क्या क्या करते हो? क्या क्या कंटेंट है? क्या क्या तुम्हारा प्रोडक्ट है? और कितना पैसा कमा लेते हो? तो जब मैंने ब्राइट कॉम वाला मल्टी बैगर फाइंड आउट करा, तब मुझे एक बात पता चल गई कि स्टॉक मार्केट से मुझे एक्टिव इनकम नहीं करनी है, मुझे पैसिव इनकम करनी है, इन्वेस्ट करना है। उससे मुझे ट्रेडिंग करके पैसे तो नहीं कमाने। तो मुझे बस ऐसे स्टॉक ढूंढने जिसके अंदर मुझे पैसा डालना है। अब जब ये बात पता चल गई, तब ढूंढना था कि पैसा कमाना कैसे, इनकम कहाँ से करनी है। तो मैंने, आप समझ लो, ट्रेडिंग पूरी तरीके से छोड़ दी। जो भी पैसा आएगा इन्वेस्ट करेंगे। अब मैं निकला इनकम के सोर्स छोड़ने। सबसे पहला सोर्स क्या होता है कि आप जॉब कर लो। तो मैंने स्टार्टिंग करी 30,000 रुपए की जॉब से, एज अ स्क्रिप्ट राइटर। 11 लाख रुपए कमाने के बाद हाँ, 30,000 की फिर भी जॉब जॉब करी? करी मैंने। ऐसा नहीं था कि 11 लाख रुपए आ गए तो अब ट्रेडिंग करते हैं, अब इसको और ज़्यादा बड़ा करते हैं। नहीं, मैंने 11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और जॉब करी 30,000 रुपए की स्क्रिप्ट राइटिंग की, क्योंकि मुझे यूट्यूब का एक्सपीरियंस था और स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस था। तो मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करी, लॉन्ग फॉर्म की, 18 से 20 मिनट की वीडियोस की। वो करी, 6 महीने वो काम करा। उसके बाद वो किसके लिए करा? एक यूट्यूबर है भरत शंकर करके, ए सिंह अच्छा। यूट्यूब चैनल है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके। तो उनके लिए करी। तो सीखने को बहुत मिला कि स्क्रिप्ट राइटिंग करते कैसे हैं, कैसे आपको एनालिसिस करना होता है, कितना आप बोल सकते हो, कितना आप नहीं बोल सकते हो। तो बहुत कुछ मुझे 6 महीने में स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में सीखने को मिला। एडिटिंग भी करता था। उसके बाद फिर मैंने स्टार्टअप है द फ्यूचर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 1 साल 1 महीने काम करा, द 40,000। फ्यूचर द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। फ्यूचर यूनिवर्सिटी, अच्छा। ये आपने लखनऊ में ही किया नहीं, सर? ये चंडीगढ़ में जाके करा था मैंने। तो स्टार्टअप था, वहाँ पे 40,000 रुपीज़ सैलरी थी। बट इवेंचुअली फिर मैंने सोचा कि अब फिर से कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था रोज वो सुबह। कहाँ से आएगा 40,000? जब आपने 10th 11th स्टैंडर्ड में 80,000 यूट्यूब से हाँ, निकाल लिया था, तो फिर 40,000 की सैलरी भी तो आपको हाँ, कहीं मज़ा से नहीं आ रहा मजा था। नहीं आ और रहा। इवेंचुअली स्टार्टिंग में आया भी क्योंकि स्टार्टअप था। फिर धीरे धीरे वो भी चला गया कि अब उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। आप नए नए शहर में जा रहे हो, कुछ 2-3 महीने तो बहुत अच्छा लगता है, फिर लगना बंद हो गया। तो मैंने कहा अब बनाएंगे खुद का कंटेंट। मैं वहाँ से आ गया वर्क फ्रॉम होम लेके घर। और मैंने यूट्यूब से स्टार्ट करा लॉन्ग फॉर्म, थोड़ी यस बैंक सुजलॉन 2-3 एनालिसिस की वीडियो डाली। यूट्यूब चल रहा था ठीक ठाक। फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट करा जुलाई के अंदर। और मेरी बेवकूफ़ी उस टाइम ये थी कि मैं शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ और सिर्फ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। इंस्टाग्राम, मैंने कहा इंस्टाग्राम तो डालनी नहीं चाहिए। पर फिर मैंने सोचा कि चलो वही फॉर्म कंटेंट है, डालना ही तो है। तो अगस्त में डाला मैंने, 20 अगस्त 2023 पहली रील डाली। 2 दिन तक वो 4-5 हज़ार व्यूज़, एकदम से वो बढ़ना स्टार्ट होती है। एंड एक हफ्ते में मेरे 8-10 हज़ार फॉलोअर हो जाते हैं। एक महीने में मेरे 1 लाख फॉलोअर हो जाते तो हैं। आपकी जो ये 1 मिलियन फॉलोअर्स है, ये इन अ स्पैन ऑफ जस्ट लेस देन 1 ईयर है? ये 10 मंथ्स। वही लेस देन 1 ईयर, 10 हाँ, मंथ्स, 10 मतलब 10 मंथ्स। महीने में आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ, 1 और मिलियन। आपके पेज पे मैंने देखा है मोस्ट सर सिखाओ, पहले तो ये हाँ सिखाओ कि सीरियसली कैसे इंस्टाग्राम पे जो है लोगों को लाया जाए और बढ़ाया जाए।
इंस्टाग्राम पे बस 2 ही ट्रिक हैं। पहला तो कि इंस्टाग्राम पे लोग सीखने नहीं आते हैं, है ना? तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश मत करो। आप उन्हें जो मसाला है इवेंचुअली वही दे दो कि भाई ये स्टॉक मार्केट कंटेंट में क्या है, कोई आपसे एनालिसिस सीखने नहीं आया है। उन्हें बस ये चाहिए कि दीपक पका सर पकाया दे दो। स्टॉक का नाम बताओ मैं खरीदूँ। तो वो आपने कर दिया। तो इवेंचुअली मैंने यही कर दिया। मैंने स्टॉक के नाम बता दिए कि आप खरीदो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो मैंने बोला नहीं खरीदो, बट मैंने स्टॉक्स के नाम बताए इवेंचुअली इंस्टाग्राम पे। और ये काम उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था, एंड मैंने ये गैप था जो आके फिल इन करा, और वो कंटेंट फिर वहाँ से चलना स्टार्ट हो गया। स्टॉक मार्केट में अभी इंस्टाग्राम पे जो भी कंटेंट बनाना चाहता है, मैं 2 ही चीज़ें बोलूँगा। पहला, आप फेसलेस इंस्टाग्राम चैनल मत बनाना, कोई काम का नहीं होता है। जिस दिन आपका व्यूअर को अच्छा कंटेंट मिला उस नीश में, किसी और के पास चला जाएगा। तो फेस वैल्यू आपको बनानी है, फेसलेस कंटेंट नहीं बनाना है। दूसरा, आपको उस कैटेगरी में कंटेंट नहीं बनाना है जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है या फिर आपको खुद का इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरा मूवीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिन लोगों को मूवीज़ के अंदर था, वो मुझसे जीत गए। मतलब आप जितने भी चैनल आप देख लो, पीजे एक्सप्लेन्ड या बीएनएफ टीवी, उस टाइम पे मेरे साथ में थे कैटेगरी में। बट क्योंकि मैं कॉमिक नहीं पढ़ सकता था, मैं मूवी का डायरेक्टर का नाम नहीं पता था, मुझे खुद भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो लोग मुझे बीट करके आगे निकल गए। तो कंटेंट आप उस फील्ड में बनाओ जिसमें आपको खुद भी मज़ा आता है, आप खुद भी करने में अच्छा लगता है, तभी आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो उस फील्ड में। तो हमारी बात अभी वहीं रह गई कि रोचित कितना कमाता है और क्या क्या करता है। तो रोचित इंस्टा करता है, यूट्यूब करता है, अदर देन दैट? ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम पे पैसा लोग कमाते कहते हैं कैसे हैं। इंस्टाग्राम पे ब्रांड डील का पैसा मिलता है। तो अगर आपके फाइनेंस, टेक और फैशन में 1 लाख फॉलोवर हैं और आपके एवरेज यूज़ भी 1 लाख है, तो आपको ब्रांड डील के 40 से 50 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर आपके वही 1 लाख से 1 मिलियन फॉलोवर हो जाए, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए एक ब्रांड डील का मिलता है। आपके व्यूज़ भी 400-500 के एटलीस्ट होने चाहिए हर रील पे। तो आज की डेट पे मेरे फॉलोवर कितने हैं? 1 मिलियन। तो ब्रांड डील का आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता है। अगर महीने में 2-3 ब्रांड डील्स भी आ गई, तो आराम से 5-6 लाख रुपए ब्रांड डील से निकल जाता है। उसके अलावा मैं जो भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल कोर्सेज सेल करता हूँ, रियल एस्टेट का काम है, एडसेंस मनी है, 10 चीज़ें हैं, तो वो एडिशनल है, बट इतना बड़ा रेशियो नहीं है जितना ब्रांड डील से। तो तो टोटल कितना कमा लेते हो रोचित? टोटल अराउंड 5-6 लैक्स, डिपेंड की कितनी ब्रांड आ रही है। अगर किसी कितना आ जाता और है? हाँ। यूट्यूब से कितना कमा पर लेते मैंने हो? तो सुना है कि तुम्हें इस महीने 9 ब्रांड डील मिली हैं। तो किसी महीने ज़्यादा हो जाता है, किसी महीने कम भी होता है, किसी महीने 2 ही भी तो मिलती है। टॉप लाइन क्या है कमाने की? टॉप लाइन तो आप समझ लो 10 लाख, 10 एंड लाख है। बॉटम लाइन आप समझ लो 4 लाख। तो कंटेंट क्रिएटर 1 मिलियन जिसके फॉलोअर होते हैं एंड अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो इतना कमा लेता है। 10 लाख तो तो कमा ही कुल लेता मिला के एक आज से 2 साल पहले जो बिल्कुल मतलब 70-80 हज़ार कमा रहे थे, तो मैं ये मान के चलूँ कि साल के 60-70 लाख रुपए कमा लेते हो? है। हाँ हाँ, बहुत आराम से, बहुत आराम से कमा बहुत आराम। लेते हो। और ये सारा काम जो है सिर्फ कंटेंट और इंटरनेट का ही है। कंटेंट और इंटरनेट पूरी तरीके से 100%। इसमें क्या लागत आती है अगर आज कोई तुमको सोचे कि कोई बच्चा जो इंस्पायर हो तुम्हें इस पॉडकास्ट को देख के, या कोई बड़ा भी हो सकता है, तो इस काम में क्या-क्या चैलेंजेस हैं? क्या-क्या गाइडेंस की ज़रूरत है? और कितने पैसे से ये काम शुरू हो सकता है? और क्या-क्या इसमें लगता है? मतलब व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ योर कंटेंट या ऑफ योर रिसर्च, या जो भी तुम करते हो उसका क्या मतलब वो है? ठीक है, तो स्टार्टिंग अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको एटलीस्ट 1-2 साल लग जाएंगे कंटेंट को समझने में कि लोग देखना क्या चाहते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका मैं बोलूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो आप कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करने का ट्राई करो, एज अ वीडियो एडिटर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, या फिर आप बस ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो आप मुझे रीच आउट करो कि आप मुझे इंटर्न ही रख लो एटलीस्ट, है ना, कि आप स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो मुझे बता दो। तो आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए। ठीक है, एक बार आपको ये सीख जाओ, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है छोड़ दो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने करा 6 महीने स्क्रिप्ट राइटिंग करी, उसके बाद मैंने खुद का स्टार्ट करा। उसके बाद आप खुद का स्टार्ट कर सकते हो एंड आप आगे कंटिन्यू तो कर सकते मतलब जैसे मुझे सीखना है तो मैं तुम्हारे पास इंटर्न की तरह काम हो। कर हाँ रहा हूँ? हाँ, मेरे पास है, जिसके आप जिससे इंस्पायर होते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को स्टॉक मार्केट में कंटेंट बनाना है, तब वो मेरे पास आ सकता है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल फैशन का कंटेंट बनाना है, तब आप मेरे पास थोड़ी आओगे, आपकी हेल्प ही नहीं होने वाली। तो आप डिसाइड करो कि आपका मेंटोर कौन है, आप एस्पायर बनना किसके जैसा तो चाहते हो। अगर मुझे जाना है तो मैं रोचित के पास जा सकती हूँ? क्योंकि मुझे तो स्टॉक मार्केट में वहाँ तो इंटरेस्ट मैं है। जा रहा हूँ ना भाई। अच्छा, आप जा रहे हो? चलो एक ही बात है, वो तो कोई भी चला जाए। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। एंड लागत की बात तो तुम बताएं। इंटर्नशिप में कुछ पैसा-वैसा देते हो या नहीं देते हो? मैं तो रखता ही नहीं हूँ। जब रखोगे तो कितना पैसा दोगे? आप बताओ, जितना आप मांग लो, आपको तो मुंह मांगी कीमत है।
Yes. बट इंटर्न को टिपिकली 10 से 15,000 रुपए देते हैं, डिपेंडिंग ऑन अच्छा। वर्क, कि वर्क फ्रॉम होम है, अब मैं कितना काम करा रहा हूँ उस पर डिपेंड ओके। करता है। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपने बोला पहली चीज़ तो लागत क्या आती है, दूसरी चीज़ चैलेंजेस क्या आते हैं। लागत अगर आप स्टार्ट करो तो कोई नहीं है, मैंने स्टार्ट करा था स्मार्टफोन से। मेरा पहला माइक 800 रुपये का था, जो मैंने 8 महीने कंटेंट बनाने के बाद खरीदा। मैंने जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं, कैमरा हो, माइक हो, पीसी हो, सेटअप हो, मैंने सब कुछ कंटेंट के पैसे से खरीदा। तो लागत आपकी इनिशियली ज़ीरो है, फिर आपको जो आपका रिटर्न आ रहा है उसी को वापस इन्वेस्ट करते रहना है। तो ये सब मिला के कितना खर्चा आपने कर दिया? 2-5 लाख रुपए। कैमरा आप कौन सा यूज करते हैं? कैमरा आईफोन, बस यही है। आईफोन से बना लेते हैं। 80,000 रुपये का, ठीक है। और और 1 लाख रुपये का पीसी सेटअप, पीसी सेटअप 1 लाख हो 40,000 गया। रुपये का माइक। माइक कौन सा है आपके पास? माइक मेरे पास है, रोड का है। रोड का हाँ, माइक है। रोड का माइक है। ऐसा माइक है, कॉलर माइक है? नहीं, नहीं, ऐसा माइक भी है, कॉलर माइक भी है। अच्छा, तो आप समझ लो 3 लाख रुपए का सेटअप होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। टोटल 3 लाख। 3 लाख रुपए का सेटअप। 3 लाख के सेटअप में आप अराउंड 10 लाख रुपीज अ मंथ कमा लेते हैं, हम हाँ। ये मान के ये चले। असली मल्टी बैगर तो ये है। डेफिनेटली वही मेरा आउटलुक है लाइफ की तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ, कि स्टॉक मार्केट से बस मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि पैसिव इनकम ही करनी है, एक्टिव इनकम मैं कहीं और से कर लूंगा। तो ये जो पैसा हर महीने कमाते हो, इसको दोबारा स्टॉक मार्केट में लगा देते हो या नहीं लगाते? हाँ, स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, रियल एस्टेट में लगा तो देता हूँ। स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो गया आज? स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो करीबन 30 लाख रुपए का है। और रियल स्टेट में कितना पैसा डाल दिया? इतना ही, इतना ही उसमें भी डाल दिया। 50-50 होगा या अच्छा। 60-40 होगा, 60 रियल एस्टेट ओके। एंड 40 स्टॉक मार्केट। तो रोचित, कुछ एक ऐसी बात बताओ हमारे ऑडियंस को कि जिससे कि उनका ये जो तुम्हें जर्नी में 2 साल लगे या तुम आज जहाँ पहुँचे हो 1 साल में, वो लर्निंग कर्व शॉर्टन हो जाए। कुछ ऐसा मतलब एक गुरु मंत्र दे जाओ, क्योंकि देखो 1 साल 2 साल किसी के पास नहीं है, हर किसी को पका-पकाया चाहिए कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट क्रिएशन में। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन में अगर आपको बड़ा बनना है तो सिंपल सा हैक है, आप कॉपी करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को स्टॉक मार्केट में आना है तो आप देख लो आपके 5 कौन से अच्छे क्रिएटर हैं, उन 5 क्रिएटर्स की टॉप कौन सी रील है, आप बस उससे 100% कॉपी कर दो। मैं तो बोलता हूँ लाइन बाय लाइन कॉपी कर दो। इनिशियल आपके कुछ फॉलोअर्स आ जाएंगे, फिर आप इनोवेट कर सकते हो, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो तो यहाँ पे कॉपी में ये कॉपीराइट कंटेंट वगैरह या ऐसा कुछ तो कोई नहीं इशू होगा? नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप चाहे जिसको कॉपी करो, कोई आप पे लीगल एक्शन कुछ भी नहीं ले सकता। थोड़ा बहुत चेंज कर देना एडिटिंग स्टाइल, फॉर एग्जांपल मैंने तू बोला है तो आप बोल देना तो ये वाली पर चेंजेस जैसे आप जो मल्टीबैगर स्टॉक्स बता रहे हैं, कोई और भी सेम एज इट इज बता सकता है, बिल्कुल 100%। उससे कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट जो मेरा भी कंटेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सारा मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, 50% मेरा है, 50% मैं भी कहीं से इंस्पायर हो रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कल मैंने वीडियो डाली ईटीएफ के ऊपर कि ये 50 रुपए का ईटीएफ है, 10 बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो ये आइडिया मेरा नहीं था, मैंने खुद देखा कि अच्छा किसी ने ये इस ईटीएफ के बारे में कोई बताया। 1-2 चैनल बता दो जिसको लोग कॉपी कर सकें, या तुम कॉपी कर स्टॉक लेते हो? मार्केट में तो आप मुझे ही कॉपी कर लो अदर देन यू, या तुम किसको कॉपी करते हो? अभी तो मैं कॉपी किसी को नहीं करता, इंडिविजुअल है। फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिएटर हुआ तो मैं अच्छी लगती है रील तो मैं सेव कर लेता हूँ, आपकी अच्छी लगी मैंने आपकी सेव कर लिया, मैं देखता हूँ कि उसको और चेंज करके बेटर करके कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने रील देखी जिसका टाइटल था कि 50 रुपये में आप सारे प्राइवेट बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैंने कहा सोचा कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं कि इस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं, क्योंकि उस पर 3-4 लाख व्यूज़ हैं, मिलियन प्लस कैसे आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि 50 रुपये का बर्गर खाने का क्या फ़ायदा जब आप 50 रुपये में सारे पीएसयू बैंक्स को खरीद सकते हो। बेटर हुक। उसके बाद मैंने जो ईटीएफ का नाम था वो भी आखिरी में रख दिया कि ईटीएफ का नाम मैं आखिरी में बताऊंगा, और बेटर स्क्रिप्टिंग। तो अभी मैंने कल रात को 10:30 बजे डाली थी एंड 5 लाख व्यूज उस पर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये यूट्यूब पे डाली थी या नहीं नहीं, इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे। इंस्टा तो पे। जिसका कंटेंट मैंने कॉपी करा था या फिर जिससे इंस्पायर हुआ था, उससे ज़्यादा व्यूज़ तो मुझे ऑलरेडी 10-12 घंटे में आ गए। तो डेफिनेटली ये वीडियो मिलियन में जाने वाली है। एंड कॉपी करने का कोई एलिगेशन कुछ नहीं होता, आप बस ट्राई करो कि आप बेटर करने का ट्राई करो। मेरी वीडियो में अगर 1 मिलियन आया तो आप ये सोचो कि 1 मिलियन से 5 मिलियन कैसे आ सकते हैं, मैं क्या चेंज कर दूँ। स्टॉक मार्केट में वैसे मैं समझता हूँ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट गिर रहा है। अब मैंने भी बोला आज 300 पॉइंट गिर गया, इन्होंने भी बोला, तुमने भी बोला, सबने बोला। अब जिसकी जो ऑडियंस है वो उसने वह कंटेंट कंज्यूम हो गया। कंज्यूम हो गया। मार्केट तो सबके लिए बराबर गिरा। अब हाँ, आज 48 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में, तो सबके लिए ही है ना। सबके लिए अब अगर 1000 लोग भी इस पे कंटेंट बना रहे हैं तो 48 ही है सबके लिए। 48 है तो डेफिनेटली। लैंग्वेज में भी डिफरेंट, बट कंटेंट हैज टू हाँ बी द हाँ, सेम, मैसेज हैज टू बी द सेम, मीनिंग हैज टू बी द सेम। कंटेंट डिलीवरी पे सारा इम्पैक्ट यस। रहता है, किस तरीके से आप कितना इजीली प्रेजेंट कर सकते हो। एंड मेन, अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप आ रहे हो, डोंट यूज टफ वर्ड्स, बहुत आराम से आप बोलो।
फॉर एग्जांपल आप मैं कभी रेवेन्यू नहीं बोलता, मैं हमेशा सेल ही बोलता हूँ, है ना? और मैं जितने भी बड़े-बड़े रेशियोज़ हैं, कभी नाम नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बढ़ रहा है, इतना सेल्स बढ़ रहा है एंड बस बात खत्म। जो एक लेमैन को आराम से जो समझ आए। लोगों को समझ में आ जाए। वो बात ही नहीं बोलनी जो लोगों को समझ में ना आए, सिंपल। लोग वही इंस्टाग्राम पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, वो रील देखने आए हैं, है ना? आराम से, वो ज़्यादा सीखने के लिए नहीं आए हैं। थोड़ी मतलब बहुत नॉलेज मिल जाए थोड़ी बस। बहुत नॉलेज मिल जाए एंड वो यूट्यूब पे जाके सीखने जिसको सीखना होता है, रियल ऑडियंस होती है, यूट्यूब पे सर्च करके सीखता है। इंस्टाग्राम पे वो सीखता ही नहीं है एंड इसीलिए इंस्टाग्राम पे जो मेरा कंटेंट भी है, वो भी बहुत ईज़ी है। अब ऐसा नहीं है मैं इसे अपग्रेड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बताऊँ, बट डेफिनिटली कोई व्यूज़ नहीं आएँगे, कोई ब्रांड डील नहीं आएगी, तो मेरा ही लॉस है। तो इवेंचुअली वही कंटेंट डालना पड़ रहा है। रोचित, जैसे अभी मैंने देखा कि आप इंस्टा पे ऑलमोस्ट डेली एक मल्टी बैगर स्टॉक बताते हैं और ग्रेजुअली आपने बहुत सारे बताए हुए हैं। तो आप ये बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है आप कैसे निकालते हैं? आपका क्राइटेरिया क्या है? मतलब इसका फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्या टेक्निकल है, है? ये आज ऑडियंस को गुरु ज्ञान दे जाओ कि अगर किसी को मल्टी बैगर या जो तुम बताते हो कि ये स्टॉक ऐसे निकाला मैंने और ये अच्छा है, वो कैसे निकालते हो? व्हाट इज द बेसिस? या ऐसे ही कोई मतलब बस मन में आया बोल दिया? और नहीं, नहीं, आपका विन रेट भी क्या रहता है? मतलब हर मल्टी बैगर तो नहीं चलता होगा, मैं डेफिनिटली अज़्यूम करती हूँ कि आपने जैसे 100%। 10 बताए, तो 10 में से जो स्टॉक तुम सब बताते हो, जैसे एक रील में तुमने 5 बताए, तो उसका कोई तुम्हारे पास ट्रैक रहता है कि मैंने ये बताया था, ये उस वक़्त 100 का था, आज ये 500 हो गया, तो तुम उसका एक फॉलो ऑन वीडियो बनाओ, या कोई अपने लेवल से नहीं चल रहा, वो लॉस में है, तो इस तरह का कुछ है? क्योंकि अगर किसी ने आपके कहने पर मल्टी बैगर स्टॉक लिया है, मान लीजिए वो नहीं चला, हुँ, तो उसमें आपको हेट भी आती होगी, हुँ। कमेंट्स में तो आप पढ़ सकते हैं। डेफिनिटली तो 100%। आपके कितना विन रेट कितना रहता है मल्टी बैगर स्टॉक्स का, और आप क्या क्राइटेरिया पर निकालते हैं ताकि अगर किसी ने काम करना हो या किसी ने लेना हो तो वो थोड़ा अपना एनालिसिस भी कर ले? ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस बता देता हूँ मल्टी बैगर स्टॉक्स पहले तो होता क्या है? मल्टी बैगर स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे दे, 100% से ज़्यादा आपका पैसा डबल कर दे तो वो मल्टी बैगर हो गया। अब दूसरा टाइटन ढूँढते कैसे हैं? टाइटन ₹2 से 3500 हो गए, तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमें टाइटन ढूँढने हैं। पहला तो क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो कंपनी का साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, है ना? कि 2000 करोड़ से लेकर 10,000 15,000 करोड़ इसके ऊपर से ना हो। क्योंकि एचडीएफसी बैंक अब आपको मल्टीबैग रिटर्न नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी वो हाथी बन चुका है। छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका प्रॉफिट 10 करोड़ 5 करोड़ है, जो इवेंचुअली अगर 50 करोड़ का होता है तो आपका पैसा भी 10 गुना 20 गुना हो सकता है। पहले क्राइटेरिया छोटी कंपनी ढूंढना। उसके बाद मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग मुझे लगता है कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। किसी को नहीं पता कि कौन सा शेयर रिटर्न देगा, मुझे भी नहीं पता क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, फाइनेंशियल्स बहुत छोटे हैं, हर चीज़ बहुत छोटी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। बट फिर भी आप उसमें ट्राई करते हो कि आप बेस्ट जगह इन्वेस्ट करो। उसमें इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है कि आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जितना जो कैस्ट्रॉल इंडिया है, आप देखो रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, बट फिर भी उनका शेयर प्राइस नहीं ग्रो हो रहा है क्योंकि जो फ्यूचर है वो ईवीज का है। इंजन कार्स धीरे 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 इवेंचुअली बंद होने वाली है, बट अभी बढ़ रही है, सेल्स ग्रो हो रही है, अभी तो लोग खरीद रहे हैं ना। बट फिर भी लोगों का क्या है कि परसेप्शन कि कल को जाके इंडस्ट्री इवेंचुअली बंद होनी है, तो उनका शेयर कभी भी रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है जिसके अंदर आपको ग्रोथ मिले। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल हो गया, ईवी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इंफ्रा हो गया। तो इन सारे सेक्टर्स के अंदर छोटी कंपनी है, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, छोटी कंपनीज है और जिनका मार्केट कैप 2000 से 10,000 20,000 करोड़ के बीच का हो एंड फाइनेंशियल्स भी अच्छे हो, प्रॉफिट अच्छा हो, सेल्स अच्छा हो, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो जो भी ये चीज़ें जिन कंपनीज में मुझे मिलती हैं, मैं उनका एनालिसिस बताता हूँ। अब 10 शेयर बताएं तो उसमें से हो सकता है 2 ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, 7 परफॉर्म ही ना कर रहा हूँ, 2 लॉस में भी हो। तो इस तरीके से मैं शेयर करता हूँ एंड डेफिनेटली मैं तो 1.5 मिनट की रील मैं तो बोलूँगा किसी को भी देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप खुद का आंसर ज़रूर करो एंड उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। तो ये जो कोई टूल यूज़ करते हो ये स्टॉक एनालिसिस करने के लिए, क्या कैसे निकालते हो? क्योंकि 5500 5000 7000 शेयर हैं। अब हर एक शेयर पे तो जाके रुचित नहीं देख सकता कि भाई इसकी टर्नओवर कितनी है, इसका प्रॉफिट कितना है, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका फ्री फ्लोट कितना है, इसका पीई कितना है, इसका आरओसी कितना है। तो कोई स्कैनर है या कुछ स्क्रीनर है, क्या है, किससे निकालते हो? सिंपल है, तो अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक ढूँढना है, सिंपल है, वेबसाइट का नाम है tickertape.in। वेबसाइट पे जाओ, सबसे पहला आप इंडिकेटर लगाओ मार्केट कैप कि 2000 करोड़ से 15,000 करोड़ की होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया हमने सबसे tickertape.com डॉट इन। tickertape.in। ठीक है। तो जैसे आप ये क्राइटेरिया लगाओगे आपकी 5,000 से कंपनी घट के हो जाएंगी
800 ठीक वहाँ। है। उसके बाद हमने बेसिक रेशियोज लगाए, आपने ROC, ROE, EPS देख लिया कि नेगेटिव में ना हो, प्रॉफिटेबल कंपनी हो, PE रेशियो डाल दिया कि भाई नेगेटिव में ना हो, प्रमोटर होल्डिंग देख ली कि कोई बेच ना रहा हो। उसके बाद मैंने डाला प्रमोटर होल्डिंग जिसके अंदर इंक्रीज हो रही है एंड DIS भी खरीद रहे हैं। अब जैसे ही आप ये इंडिकेटर डालोगे आपकी स्टॉक की लिस्ट हो ही जाएगी 10-15-20 स्टॉक्स की, क्योंकि ऐसे बहुत कम स्टॉक्स हैं जो कंपनी भी छोटी है, फंडामेंटल्स भी ठीक है और उसके अंदर प्रमोटर या फिर DIS अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। लेकिन 15-20 तुम्हारे तो हजारों स्टॉक है, तो वो 15-20 तो कैसे? किसी में फॉर एग्जांपल प्रमोटर बाय कर रहे हैं, किसी में DIS बाय कर रहे हैं, है ना। और सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स होते भी नहीं है, कुछ लार्ज कोई कैप या इसमें मिड कैप तुम्हारा स्टॉक्स। स्कैनर है जो तुम ऑडियंस को दे सकते हो? नहीं, स्पेसिफिक ऐसा स्कैनर नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक स्कैनर बताऊंगा तो फिर स्टॉक्स की लिस्ट लिमिटेड हो जाएगी, अच्छा। है ना। उसमें चेंजेस करते रहना जरूरी है। तो इसमें आप लार्ज कंपनीज के लिए भी फिल्टर डाल सकते हैं इसी स्कैनर में? हाँ, लार्ज कंपनीज के लिए फिल्टर भी डाल सकते हैं, बट मुझे लगता है अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, बड़ा पैसा कमाना है तो लार्ज कैप्स में कोई इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, HDFC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, पिछले 2-3 साल में कोई रिटर्न नहीं है। कोई रिटर्न नहीं है। जहाँ पे खरीदा था वहीं खड़े हुए हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है, कोई रिटर्न नहीं आने वाले। आप इंडेक्स में कर लो, निफ्टी 50 में कर लो, इवेंचुअली वो आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। मैं बोलता हूँ अगर आपको 50% अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रखना था तो 50% आप इंडेक्स में डाल दो। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी फॉर एग्जांपल 100 कर लो। निफ्टी लार्ज कैप के बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते हैं, तो वो आप कर सकते हो। इंडिविजुअल लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप कर सकते हो। रोचित हंसता कब है? क्योंकि हमने तुम्हें रीलों में कभी हंसते हुए नहीं देखा है। एक्चुअली जब आप स्टार्टिंग में कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो थोड़ा कैमरा शाय तो आप होते ही हो, तो वो वाली बात है। प्लस रील में टाइम भी बहुत कम होता है, तो जल्दी जल्दी बोलना होता है। यहाँ पे मैं हंस के दिखा देता हूँ तो रील में तो पॉसिबल हो नहीं पाता। रुचित, ये तो हो गई सारी पैसे की बात। अब आप एक बात बताओ, आप लखनऊ से हो, तो लखनऊ में क्या अच्छा है? आप क्या करते हो और कितना टाइम आप पूरे दिन में अपनी कंटेंट क्रिएशन को या स्टॉक एनालिसिस पर लगाते हो और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? ठीक है, तो मैं बताता हूँ लखनऊ में मैं 2 काम अभी इवेंचुअली मैं कर रहा हूँ। एक तो स्टॉक मार्केट का हो गया, दूसरा मैं रियल एस्टेट का भी कर रहा हूँ। अच्छा। एक मेरा रियल एस्टेट का पेज भी है जिसपे 75,000 फॉलोअर हैं, तो थोड़ा टाइम तो वहाँ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक दिन शूट करने चले गए तो 2-3 शूट करने में पूरा दिन तो वहीं चला जाता है, क्योंकि लखनऊ इतना बड़ा है, इतना तो रियल एस्टेट का स्पेंडिंग है। शूट भी आप इसी से करते हैं, आईफोन से ही हाँ, करते हैं? आईफोन से करता आप हूँ। एक्स्ट्रा कोई कैमरा या कुछ एक्स्ट्रा नहीं कोई यूज करते हैं? कोई कैमरा नहीं। तो जब रियल एस्टेट करते हो तो खुद ही बनाते हो या उसमें कैमरामैन साथ चलता है? कैमरामैन साथ चलता है। और इसमें जब तुम वो करते हो तो इसमें भी बस कैमरा लगा होता है, वो साइड में बैठा होता है अच्छा, कि स्टोरेज ना फिल हो जाए बस आईफोन। लेकिन होता वो फोन से ही है। हाँ, होता फ़ोन से है। मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन के लिए आईफ़ोन इज़ द बेस्ट, क्योंकि कैमरा अगर आप लेने जा रहे हो तो अच्छा कैमरा अगर आपको लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये खुद 2.5-3 लाख रुपए का 4 लाख का है है, ये। 4 लाख का है, 4 लाख रुपए का कैमरा आता है जिसमें आपको ये क्वालिटी मिलेगी जो आप अभी देख रहे हो। और तो ये भी 3 लगाने पड़ते हैं, हाँ, एक मेरे 3 हाँ, फेस लगाने पे, एक एक पड़ते मेरे दूसरे फेस हैं। यहाँ पे, पे पे। आपको 30-40 हज़ार की लाइट लगानी पड़ती है। 1.5 तो लाख रुपए की। हाँ, डेढ़ 1.5 लाख रुपए की लाइट लगानी पड़ती है। तो इतना खर्चा आता है अगर और आप। ये 2 कैमरामैन भी हैं जो हाँ, 50-50 कैमरामैन हज़ार रुपए ले और जाते और हैं और इनसे। इन कैमरामैन्स को बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है ये देख देख के कि ये बच्चे कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं। और कैमरा चलाना भी बहुत बड़ी तोप का काम है। यस। मैंने एक बार कैमरा लिया था 200D, मैंने उसको बेच दिया मैंने कहा चलाना ही नहीं हो आप पाया। यकीन मानोगे, जब हमने अपना पॉडकास्ट शुरू किया, लोगों को लगता है अरे ये तो 40 मिनट का पॉडकास्ट है, बैठे बोले और चले गए। हमने पहली बार किया तो हमारा आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई। दूसरी बार किया तो मिक्सर नहीं अलाइन हुआ। फिर किया तो फ्रेम नहीं सेट हुआ। फिर किया तो लाइट में मेरे चश्मे पे कभी लाइट आ जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में किया और सब कुछ ठीक हो गया। इसीलिए मैं खुद समझता हूँ कि फ़ोन से रील बनाना ज़्यादा आसान है, हाँ, बहुत क्योंकि आसान। कैमरे में अच्छाई तो है, हम्म। लेकिन उसके बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। हाँ, कैमरा मैं खुद ऑपरेट नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे एक प्रॉपर सिनेटो में, मतलब क्या बोलते हैं भाई तुम्हें? सिनेटो क्या? सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर चाहिए। चाहिए बहुत। और अच्छी एक पूरी टीम चाहिए जो टीम कि कर चाहिए। सके। फिर ये 3 कैमरों से रिकॉर्ड है, इसको एडिट करना है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी इशू है। सही बात है। चलो, तो अब आते हैं लखनऊ पे। तो क्या लखनऊ में ये बताओ, बड़ा मैंने सुना है, मैं भी कई बार गया हूँ, कई बार तो नहीं 2-3 दफ़ा गया हूँ। और जैसा तुम्हें पता है मैं तो भैया ऑल टाइम फूडी हूँ। हम्म। तो मैंने वो एक जो वो है चाट किंग, उनकी चाट तो खाई है। हम्म।
और क्या क्या अच्छा मिलता है लखनऊ में जो खाने के लिए हो? बस ठीक है, तो लखनऊ में अगर आपको खाना खाना है 5 बेस्ट थिंग्स। खाना खाना एंड है आई एम प्योर वेज, तो मुझे वेज बताना। अच्छा, तो अगर आपको खाना खाना है लखनऊ में तो बेस्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो चाय की बात कर लेते हैं, चाय लखनऊ की बहुत ज़्यादा फेमस है। शर्मा जी, शर्मा जी का नाम पता है? शर्मा जी की चाय बिल्कुल बनमस्का और चाय। अच्छी है, बट उससे अच्छी चाय आपको केवल की मिलेगी। अच्छा, रोचित बेस्ट ही बताना, एक हाँ, फूडी बंदा सामने बेस्ट है। है। शर्मा जी की चाय आपने पी, अच्छी लगी आपको, हाँ, आप केवल की चाय पियो, आपको उससे अच्छी चलो। लगने वाली है, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर चाट खानी है तो आपने तो ऑलरेडी खा रखी है, चाट किंग। चाट किंग हजरतगंज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद लखनऊ में जो ज़्यादा फेमस खाना है वो नॉन वेज का है ना। इदरीस की बिरयानी हो गई, टुंडे कबाबी हो टुंडे गया। कबाबी हो गया, तो नॉन वेज बहुत ज़्यादा फेमस है। वेज में अगर आपको खाना है तो चाट किंग हो गया। एंड आप लखनऊ में कहीं भी खाओगे, ओवरऑल आपको टेस्ट हर जगह से बेटर मिलने वाला है ना। दिल्ली का टेस्ट है अच्छा है, बट मुझे लगता है लखनऊ का ना उससे भी थोड़ा ज़्यादा तो वेज सुपीरियर है। बिरयानी कहाँ अच्छी मिलेगी लखनऊ में? लखनऊ में वेज बिरयानी तो बहुत जगह मिलती है, स्पॉट तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट देख लो क्या। याद नहीं आ रहा है वेज बिरयानी कहाँ मिलती है। चलो छोड़ो। चलो कोई चलो बात छोड़ो। नहीं। ये तो हो गया खाने की बात लखनऊ में। अब कुछ ऐसा बताइए जो कि स्पाइसी हो, नॉट इन द टर्म्स ऑफ फूड, हाँ, लेकिन कुछ हॉरर या कुछ जो वहां पर ही सुनने को आता हो, जो हमें यहाँ सुनने को नहीं मिलता। मतलब समथिंग सेंसेशनल। सेंसेशनल, मतलब जो सेंसेशनल। सुन के लोग क्योंकि तुम्हारे साथ बात करके तुम हंसते कम हो, तो बहुत सीरियस सीरियस टॉपिक चलता रहा हमारा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे हम ऐसा बनाएं कि ऑडियंस भी ठीक है, लाइक ठीक। करे। तो मैं आपको बताता हूँ लखनऊ की सबसे फेमस कहानी। लखनऊ में जो रहता है बच्चा बच्चा जानता है, बट अभी मैं पूछ रहा था दिल्ली में तो कोई नहीं जानता है। सबसे फेमस कहानी मैं आपको बताता हूँ। 1857 में जब अंग्रेज लड़ रहे थे नवाबों से, नवाबों का शहर है, तो नवाबों ने 3-4 बार अंग्रेज़ों को हरा दिया था, ठीक है। उस टाइम पे लखनऊ को रूल कर रहे थे वाजिद अली, है ना। अब वाजिद अली बैठे हुए हैं अपने महल में, अंग्रेज़ों ने अटैक कर दिया, इस बार फुल फोर्स से आए हुए हैं। ये बात पता चली महल में सबको, सब चले गए, भाग लिए। आखिरी में वाजिद अली को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया। अब उनसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि भाई जब सब भाग गए, जब ऑलरेडी पता था कि हम आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं भागे? आप भी भाग जाते। आपके पास चांस था भागने आपके का? पास चांस था, क्यों नहीं भागे? तो वाजिद अली बोलते हैं कि मैं भागने तो वाला था, बट मेरे ना मुझे जूते दिख रहे थे, ना मुझे जूते पहनाने वाला मिल रहा था, तो मैं बैठा ही रहा। तो तब से ये जो नवाबों का कल्चर है, तब से वो कहावत स्टार्ट हुई कि भाई नवाबी मत दिखाओ, आलस मत दिखाओ, काम कर लो। तो वो वाली बात है, और ये बहुत ही रियल स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बना दी, बहुत रियल स्टोरी है। अगर लखनऊ में पूछोगे हर इंसान इसे वैलिडेट करेगा कि 100% रियल स्टोरी है, ऐसा ही हुआ था। तो मतलब उन्हें जेल जाना मंजूर था, बट उन्हें खुद से जूते पहनना वही बात है, जैसे हम कहते हो कहाँ के नवाबो जो ये काम नहीं कर रहे हो। हाँ, तो वो है कि नवाबी का जो कल्चर है वो उस स्टोरी के बाद बहुत ज़्यादा फेमस होगा, कि उससे पता चलता है कि एक्चुअल में नवाबी होती क्या है, कि भाई आराम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम तो हम खुद नहीं करेंगे। तो रोचित, आपने ये हमें लखनऊ के बारे में बताया, आपने हमें स्टॉक्स के बारे में बताया। एक अब आप ये बताइए, जो आपका पोर्टफोलियो है वो सारा मल्टी बैगर स्टॉक्स का है या आप लार्ज कैप और मिड कैप में भी थोड़ा बहुत करके रखते हैं? अपने जो तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके कोई 5 से 10 स्टॉक अगर तुम शेयर करना ठीक चाहो। है, डिस्क्लोजर। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मैं आपको बता, ब्राइट कॉम से जो 11 लाख रुपए बने था, वो मैंने सारा डाला था इंडेक्स और लार्ज कैप में, क्योंकि मेरा जब पैसा बना ना, तो ये था कि ये नहीं जाना चाहिए। इसको अब प्ले अराउंड नहीं करना है, ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो वो तो मेरा लार्ज कैप निफ्टी 50 इसमें इन्वेस्टेड है। उसके बाद जो भी पैसा आता रहता है वो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ। फिर वही बातें, अंधेरे में तीर चलाने वाले, बहुत अच्छे रिटर्न देती भी हैं बहुत सारे स्टॉक। 100+% वाले स्टॉक तो 7-8 हैं बहुत ईजिली पोर्टफोलियो के अंदर। रिसेंटली अगर मैं बताऊं कौन से 5 स्टॉक्स अगर मैं नाम लूं, अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, तो पहले तो मुझे ईआईडी पैरी बहुत अच्छा लगता है, एथेनॉल के अंदर ईआईडी पैरी बेस्ट फंडामेंटल शुगर इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ऑटो स्टॉक नहीं बल्कि ऑटो एंसिलरी कंपनी है ना। पहली तो गैब्रियल इंडिया, बहुत अच्छी कंपनी है। शॉक एब्जॉर्बर जो हाँ, है। शॉक एब्जॉर्बर बनाती है। दूसरी एक कंपनी है जो इसी फील्ड के अंदर है, अच्छी है, आस्क ऑटोमोटिव, ठीक है। आस्क। हाँ, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर एडविट इंफ्रा बेस्ट स्टॉक है, 1800 करोड़ की मार्केट कैप है, एंड ये इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है। एडविट इंफ्रा। एडविट इंफ्रा, कितने का स्टॉक होगा ये आज? ये स्टॉक महंगा नहीं है, 400-500 रुपए का है। और तुमने कितने का लिया था? नहीं, अभी मैंने लिया नहीं है, मैं सोच रहा हूँ, अच्छा, तुम बट सोच। बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर है, इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है।
4-5 लोग ही इंडिया के अंदर बनाते हैं, उसमें से एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 1800 करोड़ की है, तो बहुत छोटी कंपनी है डेफिनेटली। उसके बाद आ जाता है रोड सेक्टर, इंफ्रा के अंदर डेफिनेटली जब तक नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर हैं तब तक रोड स्टॉक आपको रिटर्न देते ही रहेंगे, तो रोड स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। 2 बेस्ट रोड स्टॉक्स हैं, पहला तो एचजी इंफ्रा है, दूसरा जीआर इंफ्रा है। दोनों स्टॉक भाग रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी हैं, 50-60% रिटर्न डेफिनेटली आ चुका है, बट मुझे लगता है अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि रोड वाली कहानी इंडिया के अंदर भी स्टार्ट ही हुई है। तो आई गेस हो गए 5 स्टॉक। और ये जो डिफेंस पीएसयू लोग भाग रहे हैं इनके पीछे, पीएसयू की रैली तो आई गेस खत्म हो चुकी है, अच्छा क्योंकि अब तो कंसोलिडेशन फेज आने ही वाला है। अब 30 रुपए का स्टॉक 200 का हो गया, अब 200 से 2000 थोड़ी हो जाएगा, तो अब थोड़ा आराम करने का टाइम है, एंड अभी तो मेजोरिटी की सरकार भी नहीं और ये जो है इसका क्या लगता है है डिफेंस। डिफेंस? हाँ, डिफेंस तो डेफिनेटली करने वाले हैं। देखो 4-5 सेक्टर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे। डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, रोड हो गया, एथेनॉल हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ईवी हो गया, सोलर हो गया। ये 6-7 सेक्टर जो हैं इनके स्टॉक्स, अगर आप छोटे कंपनीज ढूंढ पाते हो, स्पेशली छोटी कंपनीज 2000-5000 करोड़ की बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, कुछ यूनिक कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न देके जाएंगी। एक फटाफट से क्विक लास्ट रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन कि ऑडियंस पैसे कैसा बनाए? ऑडियंस को अगर पैसे बनाने हैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करना। अभी आप कर बोलिए, फिर मैं आप दोनों का इंटरव्यू अलग से लूंगी इसी बारे में, क्योंकि आप दोनों एक अपोजिट ट्रेडर्स हैं। मैं ट्रेडिंग के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ। ये ट्रेडिंग ही करते ये हैं। ट्रेडिंग ही तो मेरे करते पास हैं। एक प्रॉपर क्वेश्चन चलो है। आओ तो इस पे ही रैपिड फायर कर लेते हैं कि ट्रेडिंग क्यों करें और इन्वेस्टिंग क्यों करें। हाँ जी, तो अब आप दोनों मेरी तरफ देखेंगे और दोनों आंसर करेंगे, ठीक है। सिर्फ रोचित आंसर नहीं करेगा, ठीक है? आप कहते हैं आप 5,000 से 3 लाख बना सकते हैं, ये कहते हैं ये 5,000 से 3 लाख नहीं बना सकते, तो आप बताइए कौन सही है? ट्रेडिंग में तो नहीं बन सकते, ट्रेडिंग में तो 2-3% महीने का बन सकता है। इन्वेस्टिंग में डेफिनेटली बन सकता है, बट यही थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है डेफिनेटली आपको। लेकिन एक ये प्रॉब्लम है ना कि कल पता लगा कि देश में कोई आहत हो गया, कुछ हो गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो गई, यूक्रेन वो हो गया, ये हो गया, कुछ भी हो गया, ये वार हो गई, तो मार्केट तो एकदम से जैसे भी 4 जून को हुआ मार्केट 10% क्रैश हो गई, तो इन्वेस्टिंग के तो उस दिन बाजे बज गए थे। लेकिन बट ये जो मल्टी बैगर स्टॉक करते हैं उन पे तो उतना इम्पैक्ट आता ही नहीं है। आता है। बट वही है ना, मार्केट है मार्केट जब जरा सा करेक्ट होती है, पता लगा था बीच में अभी मार्केट निफ्टी तो कुल 500 पॉइंट गिरी थी, मल्टी मिड कैप और स्मॉल कैप 50% करेक्ट हो बट गए थे। इवेंचुअली हर्षद मेहता ने बोला तो है, मार्केट है धूल चाट के खड़ा हो जाएगा, तो वापस से खड़ा हो ही जाता है सब कुछ। घूम तो फिर के रेट आ जाता इंडिया तो के है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। अब और ज्यादा ऊपर भी तो जा सकता है। अब हाँ। जिसने नहीं खरीदा था 15,000 पे भी ऑल टाइम हाई था, 18,000 पे भी ऑल टाइम हाई था, तो आई फील इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। गिरेगा तो फिर से ऊपर ही चला जाएगा, इवेंचुअली मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है। सो इस राउंड में कौन विन करा, ट्रेडर या इन्वेस्टर? इन्वेस्टर ही विन करते हैं, ट्रेडर तो कहाँ विन करते हैं, सेबी भी बोल रही है। और इन्वेस्टर कितना विन करते हैं? इन्वेस्टर तो टाइम अगर दे देंगे तो बहुत इजीली विन देखो कर भाई जाएंगे। साहब, हमारा क्या है, 1 से 30 तक काम करो, 30 तारीख को पैसा आता है। तो मैं तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट करा, पता लगा 1 से कई 30 निकल गई, पैसा ही नहीं आया। तो क्या वर्षा जब कृषि सुजान। तो तो भाई साहब पैसा तो हर पहली तारीख को चाहिए ना। तुम्हारे यहाँ क्या है कि हो सकता है 3 साल कुछ आए नहीं और फिर एकदम से आ जाए, तो 3 साल तक रोटी कहाँ से खाएंगे? हाँ, तो ये पर्सपेक्टिव की बात है कि आप ट्रेडिंग को यूज कर, आप स्टॉक आई एम मार्केट का एज डूइंग इट इनकम एज ए सोर्स, बिजनेस, बिजनेस, आप उससे इनकम कर रहे हो, मैं उसे ऐसा पैसे इनकम कर पैसिव रहा हूँ कि इनकम कर उससे रहा हूँ। वेल्थ क्रिएशन करनी है, उससे मुझे पैसा निकालना नहीं है। तो पर्सपेक्टिव की बात है, बट आई फील अगर स्टॉक मार्केट किसी को स्टार्ट करना है, आप ट्रेडिंग ट्राई कर लो, बट पैसा बनने वाला है नहीं आपका ट्रेडिंग में। इवेंचुअली आप इन्वेस्टिंग में आओगे, क्योंकि मुझे लगता है जो इंसान स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा रहा है वो ज़्यादा कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए की SIP स्टॉक मार्केट में कर दूँ, मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा अमीर हूँ जो ट्रेडिंग करके 5,000 10,000 रुपये महीने का दिन का कमा रहा है। मानते हो, एग्री करते हो आप? इस पे चर्चा किसी दिन ऑफ द कैमरा करेंगे। ठीक। मानेंगे नहीं ये। ट्रेडिंग को मूव करके ही रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है आपके अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग? मैं तो बोलूँगा इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम ने बनाया। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। ठीक है। और जैसे आपकी जितनी आप ये लॉस मैनेजमेंट करते हैं बेसिकली कि लॉस नहीं होना चाहिए, आप प्रॉफिट मैनेजमेंट करते हैं, करेक्ट? आपको ये नहीं रहता कि मल्टी बैगर स्टॉक है तो अगर मान लीजिए 10 आपने लिए, 2 चल गए तो वो उतना रिटर्न दे जाएंगे जितना 8 अगर लॉस में है तो भी चल जाएगा। चल जाएगा। इज इट ट्रू? तो अभी एट प्रेजेंट एक स्टॉक बताइए जो सबसे ज्यादा है आपके पोर्टफोलियो में। एक स्टॉक जो सबसे ज़्यादा है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज।
ओके। ऑलरेडी 200% अप है और सबसे बड़ा अभी इस मेरे पोर्टफोलियो में होल्डिंग उसी स्टॉक। तो आप फर्दर उसको देख रहे हैं कि वो और ऊपर हाँ, हाँ, जाएगा? डेफ़िनेटली 200% अप है, मुझे लगता है 1000% तक जाने का भी पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये थे रोचित भाई, जो कि स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमाते हैं, कंटेंट क्रिएशन से भी कमाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 50-60 लाख 1 करोड़ जो भी कमा लिया है, जहाँ तक भी ये पहुँचे हैं, ये बगैर पूंजी के पहुँचे हैं। यानी कि स्किल सेट के बेसिस पे पहुँचे हैं, अपनी लर्निंग के बेसिस पे पहुँचे हैं, अपनी पॉजिटिविटी के बेसिस पे पहुँचे हैं, और उस पे पहुँचे हैं कि मुझे कुछ ज़िंदगी में कर गुज़रना है। तो दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, केवल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, ऑप्शन खरीद के, ऑप्शन बेच के पैसा नहीं कोई ऐसा है कि सिर्फ यहीं से बन सकता है। डीप टॉक्स का मकसद ही यही है कि हम कोई आइडिया आपके आगे लाएं जिससे कि पैसा बन जाए। तो आज इन रोचित भाई की जर्नी से हमने ये सीखा कि कंटेंट क्रिएशन से पैसा बनाओ, इन्वेस्टिंग करो, फिर इन्वेस्टिंग से जो पैसा बने उसको कहीं और काम पे लगाओ, और इसी प्रोसेस से वेल्थ जनरेशन हो जाएगी। इन्होंने 19 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए करीब कमा लिया है पिछले 2-3 सालों में मिलाकर। तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इनको एक प्रेरणा स्रोत मानते हुए, इनके कदमों पे चलते हुए, इनसे कुछ सीखते हुए आगे बढ़ें, कुछ कमाएँ, पैसा बनाएँ, क्योंकि हम पैसे की अहमियत को समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सो रोचित मच भाई। दीपक सर फॉर थैंक यू इनवाइटिंग एंड रोची, पुशिंग थैंक यू फॉर कमिंग।